आज मैं वापस से फोटोसिंथेटिक यूनिट का लेक्चर 3 लेके आया हूँ। इसमें हमारा जो मेन टारगेटिंग टॉपिक होगा वो होगा लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, प्रकाश तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। हमने लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन और उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात की थी। वहीं लेक्चर सेकंड के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स, कैरोटिनॉइड्स, इनकी बात की थी। आज हम लेक्चर 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रकाश तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम। और आप सभी को पता है कि जो प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं वह केवल सोलर रेडिएशन या सूर्य की विकिरणों की उपस्थिति में क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या फूड बनाते हैं या कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो जो सोलर रेडिएशन होती है वह आती कहाँ से है, तो वह आती है सूर्य से। और सूर्य से वह किस रूप में आती है, तो आपको पता होगा वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। और जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनका जो दिखाई देने वाला भाग है या जिसमें हम देख सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट कहा जाता है, या उसे हम दृश्य स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। या दिखाई देने वाला भाग है उसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम या दृश्य स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। और जो ये दृश्य स्पेक्ट्रम होता है ये 7 कलर में बटा हुआ होता है। और उस 7 कलर को रिप्रेजेंट करने का एक सीधा सा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, VID/GY/R। एक तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। दोबारा से देखना, जैसे ये कोई सूर्य है और आधा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश या सोलर रेडिएशन की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी पादप या आर्य पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं। और जो सूर्य की जो ये विकिरणें हैं ये किस रूप में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, या हम बोल सकते हैं हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो दिखाई देने वाला भाग है या जिस प्रकाश में हम देख सकते हैं उसे कहा जाता है विजिबल लाइट। या जो इनका जो दिखाई देने वाला भाग है या जो विजिबल लाइट है उसे ही क्या कहेंगे हम, विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसे इंद्रधनुष क्या है, एक विजिबल स्पेक्ट्रम है। और यह विजिबल स्पेक्ट्रम भी कितने कलर में बटा हुआ होता है, 7th कलर में बटा हुआ होता है। तो हम 7th कलर की बात करेंगे और उनकी तरंग दैर्ध्य ह्रास को भी देखेंगे। तो देखते हैं उनको। तो 7th कलर कौन कौन से हैं, पहला कलर कौन सा है, वॉयलेट या बैंगनी। और जो इसकी जो तरंग दैर्ध्य ह्रास होती है वह होती है 360 से 390 नैनोमीटर से 430 नैनोमीटर तक। क्योंकि जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी जो तरंग दैर्ध्य ह्रास होती है वो कितनी होती है, 390 नैनोमीटर से लगभग 760 नैनोमीटर तक होती है। और जिसमें जो है बैंगनी कलर है, बीटा मतलब वॉयलेट, वॉयलेट से क्या है, बैंगनी कलर, इसकी तरंग दैर्ध्य ह्रास 390 डिग्री पे 390 से 430 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद कौन सा कलर है, इंडिगो, या इसे हम थोड़ा बहुत ब्लू यानी बोल सकते हैं, ब्लू या नील कलर। इसकी जो तरंग दैर्ध्य ह्रास है वह कितनी है, 430 से 470 नैनोमीटर।
इसके बाद हमारा थर्ड कलर है ब्लू, या इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन कलर की लाइट होती है, ब्लू ग्रीन कलर की या नीला हरा। इसकी जो तरंगदैर्घ्य क्रॉस होती है वो होती है 470 से 500 नैनोमीटर का। इसके बाद चौथा कलर है हमारा हुआ है ग्रीन या हरा। इसकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस 500 से 560 नैनोमीटर का। और जो येलो कलर है इसकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस 560 से 600 नैनोमीटर। इसके बाद कौन सा बचा, ऑरेंज या नारंगी। इसकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस कितनी होती है, 600 से 660 नैनोमीटर। और इसके बाद जो लास्ट कलर है रेड या लाल, इसकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस है 660 से 760 नैनोमीटर। तो जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है ये कितने कलर में डिवाइड है, 7 कलर में डिवाइड है। पहला कलर है बी से वायलेट रेड, तरंगदैर्घ्य क्रॉस कितनी है 390 से 430 नैनोमीटर तक है। क्योंकि जो पूरा ही विजिबल स्पेक्ट्रम है इसकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस कितनी है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक है। और इसमें जो वायलेट कलर है वह 390 से 430 नैनोमीटर तक है। उसके बाद इंडिगो 430 से 760 नैनोमीटर तक। और उसके बाद जो ब्लू कलर है वह है 470 से 500 नैनोमीटर तक। ग्रीन कलर 500 से 560, येलो कलर 560 से 600, ऑरेंज कलर 600 से 660 नैनोमीटर तक। और जो रेड कलर है वह है 660 से 760 नैनोमीटर तक है। अब ये क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम। और इनके तरंगदैर्घ्य क्रॉस कितनी है 390 से 760 नैनोमीटर। अब 390 से जो कम तरंगदैर्घ्य क्रॉस की जो विकिरणें हैं 390 से कम, उनकी जो लैम्डा होगी वो कितनी होगी 390 से कम होगी। उन्हें कहा जाता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इससे भी कम होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के पहले एक्स-रे, इससे भी पहले गामा रे, और उससे भी पहले कॉस्मिक रे। ऐसे ही 760 नैनोमीटर के बीच जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है या तरंगदैर्घ्य का जो प्रकाश होता है उसे कहा जाता है इंफ्रारेड लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशन। और इसके बाद इलेक्ट्रिक वेव या विद्युत तरंगें आ जाती हैं। तो ये था हमारा लाइट स्पेक्ट्रम। इसमें तो जो विजिबल लाइट है वह 390 से 760 नैनोमीटर है। और जो मैक्सिमम जिस लाइट का प्रकाश संश्लेषण में अवशोषण करते हैं वह विजिबल लाइट ही है या विजिबल स्पेक्ट्रम है। कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट का भी करते होंगे और वह कुछ रेयर केसेस में ही हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर पहले एक बार समझाने के लिए आपको एक लाइट स्पेक्ट्रम का डायग्राम बनाना है। अगर हम लाइट स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइट स्पेक्ट्रम में विभिन्न तरंगदैर्घ्य की लाइट को या रेडिएशंस को दर्शाया गया है। जैसे जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है इसकी तरंगदैर्घ्य तो आपको बताइए, इसे तरंगदैर्घ्य कितनी है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक की। अब विजिबल लाइट से जो कम तरंगदैर्घ्य पास वाली जो रेडिएशंस या विकिरणें होती है उन्हें कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या पराबैंगनी विकिरणें। इनकी जो तरंगदैर्घ्य क्रॉस होती है वो 10 नैनोमीटर से 390 नैनोमीटर के मध्य की होती है। और इससे भी कम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें कौन सी है, एक्सरे है। और इससे भी कम गामा रे है, सबसे कम कॉस्मिक रे है। उसी प्रकार विजिबल स्पेक्ट्रम के इधर की ओर देखिए तो विजिबल स्पेक्ट्रम से ज्यादा तरंगदैर्घ्य वाली विकिरणें कौन सी हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन। इनकी तरंगदैर्घ्य क्रॉस कितनी है 760 नैनोमीटर से लेकर 1,00,000 नैनोमीटर तक है। और इनसे भी ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य क्रॉस की विकिरणें हैं वह कौन सी है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन से इलेक्ट्रिक विकिरणें हैं। तो ये था लाइट का स्पेक्ट्रम जिसमें सूर्य से आने वाली
जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशन है उसको दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं जो सूर्य से आने वाले जो विकिरणें हैं, उन विकिरणों में कुछ न कुछ एनर्जी होती होगी, और एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? वह एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इनकी तरंग दैर्ध्यों के ऊपर डिपेंड करती है, या तरंग दैर्ध्यों के ऊपर निर्भर करती है। क्योंकि यहाँ पर जो विजिबल लाइट है इसकी एनर्जी कुछ अलग प्रकार की होगी, इंफ्रारेड रेडिएशन की जो ऊर्जा है वो अलग प्रकार की होगी या अलग होगी। इसी प्रकार जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इनकी एनर्जी कुछ अलग होगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो एनर्जी और इनकी जो तरंग दैर्ध्य के मध्य जो संबंध दिया था वह दिया था प्लांक नामक साइंटिस्ट ने। तो जो ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनका निर्माण ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है। ये जितने भी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम की, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की, यूवी रेडिएशन या यूवी स्पेक्ट्रम है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य है इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों के द्वारा। ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों के द्वारा होता है। और इन ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों को ही क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है या क्वांटा कहा जाता है। और जो ये फोटोन या क्वांटा होते हैं ये कैसे होते हैं? एनर्जी पॉकेट प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होगी क्वांटा या फोटोन में। विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं इनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? ऊर्जा युक्त सूक्ष्म कणों के द्वारा। और उन्हें क्या कहा जाता है? फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। और जो ये फोटोन या क्वांटा है ये एनर्जी पॉकेट्स प्रकार के होते हैं। मतलब प्रत्येक क्वांटा या प्रत्येक फोटोन में एक निश्चित ऊर्जा होती है, और जो वह ऊर्जा है वह किसके ऊपर डिपेंड करती है? विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। अब जिन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है उनकी ऊर्जा कैसी होगी? कम होगी। अगर लैम्बडा ज्यादा है या तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी को ज्यादा कर दे तो उनकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे विजिबल जो स्पेक्ट्रम है या विजिबल लाइट है इसकी तरंग दैर्ध्य खास कितनी है? 300 नंबर से 760 नैनोमीटर है। जैसे ही हम इधर की ओर आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की तरफ तो इनकी तरंग दैर्ध्य धीरे धीरे कम होने लगती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की एनर्जी विजिबल लाइट से ज्यादा होती है। विजिबल लाइट की एनर्जी कम, अल्ट्रावायलेट की ज्यादा। और इससे भी ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? एक्स रे की होगी। और इससे भी ज्यादा गामा रे की होगी। और इससे भी ज्यादा कॉस्मिक रे की होगी। मतलब इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है। मतलब इनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो काफी कम होगी। इसी प्रकार अगर विजिबल स्पेक्ट्रम से आगे की ओर बढ़े हम इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम पर जाए तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है? लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी काफी कम होती है। और एनर्जी कम होने के कारण जो ये विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड लाइट है, यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाती। जबकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, एक्सरे रेडिएशन होती है, ये क्या करती है? अगर पृथ्वी पर आ जाए तो म्यूटेशन या डीएनए डैमेज आदि हो सकते हैं इनकी वजह से। तो ये था लाइट स्पेक्ट्रम। अब जो यहाँ पर एनर्जी का तरंग दैर्ध्य के साथ कैसा रिलेशनशिप है? यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है या बीज परमाणुपाती संबंध है। तो ये संबंध आया कहाँ से? तो ये संबंध दिया था प्लांक नामक साइंटिस्ट ने। तो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत था उसके अनुसार क्या लिख सकते हैं? जो एनर्जी होती है वह किसके समानुपाती होती है? तरंगों की आवृत्ति के समानुपाती होती है। कहाँ से लिया हमने? ये प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक के
क्वांटम सिद्धांत से। और आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई लैम्बडा लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल सी बाई लैम्बडा। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, एच सी बाई लैम्बडा। एच क्या है यहाँ पर, प्लांक स्थिरांक है, सी क्या है, प्रकाश का वेग है, और लैम्बडा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। यहाँ पर पता लग गया होगा आपको एनर्जी और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध है, यहाँ पर इनवर्स या समानुपाती संबंध है। और एनर्जी और तरंग दैर्ध्य की जो आवृत्ति होती है उनके बीच में समानुपाती संबंध है। तो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा भी समझ सकते हैं। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे हम, जैसे ये कोई तरंग है जा रही है, यहाँ पर क्या लेंगे हम, या तो एनर्जी ले सकते हैं या आवृत्ति ले सकते हैं। और यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, ये पूरी लैम्बडा, इधर भी ये लैम्बडा, इधर भी ये लैम्बडा और ये लैम्बडा। यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य है वह काफी ज्यादा मात्रा में है, जिसके कारण जो एनर्जी की वैल्यू है वह कम आती जाएगी। ऐसे अगर हम सेकंड ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पर क्या है, तो लैम्बडा की वैल्यू है वह काफी कम देखने को मिलेगी, जबकि जो इनकी एनर्जी या इनकी आवृत्ति है वो काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि एनर्जी और तरंग दैर्ध्य में इनवर्स रिलेशनशिप होता है और आवृत्ति और एनर्जी में समानुपाती का संबंध होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स होते हैं, या जो हरे पादपों में जितने भी जो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट पाए जाते हैं वह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत वह कौन सी लाइट को अवशोषित करते हैं, केवल विजिबल लाइट को या दृश्य प्रकाश को ही अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। तो जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं उनके द्वारा दृश्य प्रकाश का अवशोषित किया जाने वाला भाग है क्लोरोफिल जो पिगमेंट है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, विजिबल स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश है या दृश्य स्पेक्ट्रम की जो लाइट है उसका अवशोषित किया जाने वाला भाग, अवशोषित किया जाने वाला ही क्या कहलाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट का अवशोषित किया जाने वाला भाग, अगर उसको हम किसमें देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देखें तो वह क्या कैसा दिखाई देता है, डार्क बैंड्स के रूप में, या हम कह सकते हैं कि काली पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, विजिबल लाइट का अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट होते हैं वह केवल दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, और क्लोरोफिल द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम का अवशोषित किया जाने वाला जो भाग होता है वह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डार्क बैंड के रूप में या काली पट्टियों के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं हम, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो यह अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वह प्रत्येक पिगमेंट का थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। जैसे क्लोरोफिल ए का थोड़ा बहुत अलग होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल बी का अलग होगा, क्लोरोफिल सी का अलग होगा, क्लोरोफिल डी का अलग होगा। वैसे ही जो कैरोटीनॉइड्स हैं उनका अलग होगा, फाइटोबिलिन्स का अलग होगा। तो हम सभी तरह के पिगमेंट का यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो अगर क्लोरोफिल ए की बात करें
तो क्लोरोफिल जो है मॉलिक्यूल्स होता है वह एक तो 662 नैनोमीटर पर और 430 नैनोमीटर पर क्या करते हैं, मैक्सिमम अवशोषण दर्शाते हैं। मैक्सिमम अवशोषण दर्शाते हैं, या बोल सकते हैं जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वह 662 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश और 430 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को अधिक मात्रा में अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। और जो 662 नैनोमीटर और जो 430 नैनोमीटर है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो मैंने विजिबल लाइट में बताया था कि जो 660 से 760 वाला जो क्षेत्र होता है वह रेड लाइट से संबंधित होता है, या जो रेड क्षेत्र है लाल क्षेत्र उससे संबंधित होता है। तो मतलब लाल क्षेत्र में और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, नीले बैंगनी क्षेत्र से। तो मतलब जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है वह लाल रंग के प्रकाश का और नीले बैंगनी प्रकाश का अधिकतम अवशोषण करता है। इसी प्रकार जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इसके बहुत से समावयवी होते हैं जो 670 से 705 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दर्शाते हैं। जैसे आप पढ़ोगे जो फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है या पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है वह 680 नैनोमीटर से अधिक की तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करके मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है उसे उत्सर्जित करवाते हैं। यहाँ पर 680 नैनोमीटर या बोल सकते हैं कि 700 नैनोमीटर का प्रकाश अवशोषित करते हैं, या प्रकाश 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश अवशोषित करके ही ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेंगे। तो जो क्लोरोफिल है वह विभिन्न समावयवी रूपों में पाया जाता है और इनके जो विभिन्न समावयवी है वह 670 से 705 नैनोमीटर पर मैक्सिमम अवशोषण दर्शाते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो जो क्लोरोफिल बी होता है इसका भी जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वह थोड़ा बहुत क्लोरोफिल ए के समान ही दिखाई देगा। जैसे क्लोरोफिल जो बी होता है वह एक तो 644 नैनोमीटर पर और 455 नैनोमीटर पर मैक्सिमम अवशोषण दर्शाते हैं। जैसे क्लोरोफिल एक समान ही लग रहा है, मतलब जो लाल क्षेत्र है या नारंगी लाल क्षेत्र है उसमें और जो नीला बैंगनी क्षेत्र है उसमें ये अधिकतम अवशोषण दर्शाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल सी की बात करें तो जो क्लोरोफिल सी का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वह 447 नैनोमीटर पर अधिकतम होता है। उसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल डी की बात करें तो क्लोरोफिल डी का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है और सेम टू सेम आपको क्लोरोफिल ए के समान ही मिलेगा। मतलब ये दर्शाते हैं 660 नैनोमीटर पर और 440 नैनोमीटर पर अधिकतम अवशोषण दर्शाते हैं। 660 और 440 पर या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है 447 नैनोमीटर इस पर अधिकतम अवशोषण दर्शाएंगे। तो ये विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल पिगमेंट्स द्वारा दर्शाया जाने वाला अवशोषण स्पेक्ट्रम है। इसको ग्राफिकल डायग्राम के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर इसका ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम, इधर की तरफ तो क्या लिखेंगे हम, अवशोषण भाई कितनी तरंगदैर्घ्य का अवशोषण किया जा रहा है, और इस तरफ क्या होगा, विकिरणों की तरंगदैर्घ्य या लैम्डा। यहाँ पर हम ले सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700 और इधर 800। तो जो क्लोरोफिल ए है वह एक तो 662 नैनोमीटर पर अधिकतम और 430 पर अधिकतम। 430 कहाँ पर आ रहा है, नंबर यहीं पर आ रहा है। तो 430 पर अधिकतम, उसी प्रकार से 662 आ रहा है, तो कहाँ पर आ रहा है, ये लमसम यहाँ पर यह अधिकतम अवशोषण दर्शाएगा। इसी प्रकार अगर हम क्लोरोफिल के विभिन्न समावयवी
का अवशोषण स्पेक्ट्रम बना है 670 से 705, तो ये वाला स्पेक्ट्रम यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी का बना है 644 लगभग एक, तो ये और एक 455 यहाँ पर बनेगा। इसी प्रकार क्लोरोफिल सी का भी बना सकते हैं और क्लोरोफिल डी का भी बना सकते हैं। अब इसके बाद क्लोरोफिल का हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम देख लिया। इसके बाद कौन सा पिगमेंट बचा है हमारे पास? कैरोटीनॉइड्स। अब जो ये कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट है, यह सभी प्रकार की विकिरणों का अवशोषण कर रहे हैं। मतलब जो विजिबल लाइट के जितने भी जो विकिरणें हैं 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में, उनमें लगभग सभी प्रकार के विकिरणों का अवशोषण करते हैं। और साथ में क्या करेंगे? मिक्स्ड येलो लाइट का उत्सर्जन करते हैं। मिक्स्ड येलो लाइट का उत्सर्जन करेंगे। उसी प्रकार अगला जो पिगमेंट है उसका नाम है फाइकोबिलिन्स। अब जो ये फाइकोबिलिन्स होते हैं ये भी विजिबल लाइट का अवशोषण करते हैं और साथ में क्या करेंगे? कुछ मात्रा में अल्ट्रावायलेट लाइट का भी ये अवशोषण करते हैं। और फाइकोबिलिन्स में ये अल्ट्रावायलेट लाइट का अवशोषण करना एक प्रकार का एडेप्टेशन माना जाता है, क्योंकि जो फाइकोबिलिन्स जो पिगमेंट्स होते हैं वह जलीय पादपों में और शैवालों में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो ये जलीय पादप या हाइड्रोफाइट्स होते हैं वह जल में काफी गहराई में उपस्थित होते हैं। इसी कारण जो विजिबल लाइट है या दृश्य प्रकाश है वह गहराई में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि इसकी एनर्जी कैसी होती है? कम होती है। और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसी कारण ये वाटर को बेचते हुए गहराई में भी पहुंच जाती है और वहां पर फोटोसिंथेसिस में काम आती है। तो फाइकोबिलिन्स के द्वारा यूवी लाइट को अवशोषित करना एक प्रकार का हम अनुकूलन या एडेप्टेशन कहा सकते हैं। अब जो ये विभिन्न पिगमेंट के द्वारा जो लाइट अवशोषित की गई है, इनका क्या किया जाएगा? लाइट को अवशोषित करके विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट है ये लाइट को अवशोषित करेंगे और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को प्रदान कर देते हैं। और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन होता है? क्लोरोफिल ए 680 होता है और क्लोरोफिल ए 700 होता है, या 680 नैनोमीटर से भी या इसे 700 भी लिखा जाता है। इसको प्रदान करेंगे, फिर इसका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर एक साइकिल में या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा और धीरे धीरे वापस ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर जो एनर्जी उत्सर्जित होगी उसका उपयोग हम क्या करेंगे? एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ने का कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर एटीपी बन जाएगी। एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? एटीपी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वापस उत्तेजित अवस्था से नीचे की ओर आएगा तो कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा और उस एनर्जी का उपयोग करते हुए हम क्या बना देंगे? एटीपी बना देंगे या स्वांगीय कार्य ऊर्जा बना देंगे। और इस एटीपी का यूज करते हुए एटीपी और एनएडपी एक्सको का यूज करते हुए क्या करेंगे? हम डार्क रिएक्शन में क्या बनाएंगे? कार्बनिक पदार्थ या ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। तो जो ये जितने भी लाइट अवशोषित की जा रही है उसका प्रकाश संश्लेषित पादपों पर या ग्रीन पादपों पर क्या इफेक्ट होगा, और उस इफेक्ट को ही क्या कहा जाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब जो विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की जो प्रकाश विकिरणें हैं उनका ग्रीन पादपों के या जो हरे पादप है उनके प्रकाश संश्लेषण पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वही क्या कहा जाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। देखना इसके डेफिनेशन को, विभिन्न वेवलेंथ की लाइट का ग्रीन पादपों के प्रकाश संश्लेषण पर होने वाला प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण पर होने वाला प्रभाव ही क्या कहलाता है? एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है।
और यह माना जाता है कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वह उच्च पार्श्वों के अवशोषण स्पेक्ट्रम से समानता प्रदर्शित करता है, या फिर जो एक्शन स्पेक्ट्रम है यह अवशोषण स्पेक्ट्रम के क्लोज रिलेशन में होता है। मतलब अगर उच्च पार्श्वों का एक्शन स्पेक्ट्रम बना है तो उच्च पार्श्वों का जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर बनाया था, तो उसी के समान हमें यहाँ पर दिखेगा। एक्शन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम की अगर तुलना करें उच्च पार्श्वों में, हायर प्लांट, तो वह एक दूसरे की समानता प्रदर्शित करेगा या काफी क्लोज रिलेशन में होता है, तो दोनों का ही समान हमें दिखाई देगा। तो ये था हमारे टॉपिक लाइट एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसके अंतर्गत हमने क्या क्या स्टडी किया? सोलर रेडिएशंस, उसमें जो विजिबल जो लाइट होती है उसी में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और जो सोलर रेडिएशंस का दिखाई देने वाला भाग ही क्या कहलाता है? विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है। तरंग दैर्ध्य प्रकाश कितनी होती है उसकी? 390 से 760 नैनोमीटर होती है, और उसमें भी विभिन्न कलर का प्रकाश उपस्थित होता है, जिसमें वॉयलेट 390 से 430 नैनोमीटर, उसके बाद इंडिगो 430 से 470 नैनोमीटर, फिर ब्लू 470 से 500 नैनोमीटर, उसके बाद ग्रीन 500 से 560, उसके बाद येलो कलर का 560 से 600, उसके बाद ऑरेंज कलर का 600 से 660, और फिर उसके बाद रेड कलर 660 से 760 नैनोमीटर का प्रकाश होता है। अब जो ये विजिबल लाइट है 390 से 760 नैनोमीटर की जो लाइट है इसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अभी 390 से जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, और उसमें कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं? एक तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे जैसी रेडिएशन हमको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार 760 नैनोमीटर से अधिक जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसमें कौन सी रेडिएशंस होगी? एक इंफ्रारेड रेडिएशंस और एक इलेक्ट्रिक रेडिएशंस। और उसके बाद हमने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देखा, उसमें देखा कि जो सूर्य की जो रेडिएशंस है इनमें कुछ ना कुछ विशिष्ट ऊर्जा होती है, या ऊर्जा के कुछ सूक्ष्म कणों से इनका निर्माण होता है, जिन्हें हमने फोटोन कहा था, और प्रत्येक फोटोन की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है, और फोटोनों की ऊर्जा विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगी तो विकिरणों की ऊर्जा कम होगी, अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी तो विकिरणों की ऊर्जा ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद हमने प्रकाश का जो ग्रीन पाथवे में जो क्लोरोफिल पिगमेंट है या कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट है या फाइकोबिलिन्स पिगमेंट है, इनके द्वारा जो प्रकाश का अवशोषण किया जा रहा है, और उस कौन सी लाइट का अवशोषण किया जाएगा? विजिबल लाइट का अवशोषण किया जाएगा। तो उसका हमने अवशोषण स्पेक्ट्रम देखा। फिर अवशोषण के पश्चात क्या देखा हमने? एक्शन स्पेक्ट्रम देखा, जो कि उच्च पाथवों में अवशोषण स्पेक्ट्रम के समान ही एक्शन स्पेक्ट्रम बनता है। तो यह था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम अगले टॉपिक के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। थैंक यू।